देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल रघुवीर सिंह मौर्य। आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है संविधान की भूमिका या संविधान का परिचय। इसमें संविधान के उद्देश्यों और लक्ष्यों का वर्णन किया जाता है। दुनिया में सबसे पहले संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के द्वारा अपनाई गई थी और भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का सार कहा जाता है, संविधान का निचोड़ कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न मुकदमों की सुनवाई करते हुए और इस बात को स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान का अंग है। गोलकनाथ विवाद 1967, केशवानंद भारती विवाद 1973, S.R. बॉम्बई विवाद 1994, इन सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को प्रतिपादित किया था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, उसी प्रकार से वह प्रस्तावना में भी संशोधन और परिवर्तन कर सकती है। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि केशवानंद भारती विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मूल ढांचा इस अवधारणा का प्रतिपादन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसद यद्यपि संविधान के अंदर किसी भी प्रकार का संशोधन और परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को समाप्त नहीं कर सकती और प्रस्तावना को संविधान के मूल ढांचे के अंदर शामिल किया गया है। प्रस्तावना जो है, इसके दर्शन हमारे को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में होते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसंबर और 1946 को पेश किया गया था और इस प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 के दिन जो है वो स्वीकार किया गया था। तो प्रस्तावना में मुख्य जो तत्व है अपन उन पे नजर डालते हैं। पहला तत्व है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो लाइन है इसका मतलब ये है कि भारत में संविधान के द्वारा देश की जनता को सर्वोच्च माना गया है। देश की जनता सर्वोच्च है। देश की जनता ने ही संविधान सभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया है। प्रतिनिधि जो थे वो जनता के प्रति उत्तरदायी थे और देश की जनता ने ही इस संविधान को स्वीकार किया है और इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संविधान के द्वारा भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है देश घोषित किया गया है। यानी भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, संप्रभु है, उस पर किसी भी दूसरी शक्ति का, बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई दबाव नहीं है। ये आंतरिक क्षेत्र में और बाह्य क्षेत्र में पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये किसी भी देश का डोमिनियन नहीं है, इसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। समाजवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक एक बार संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, वो किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा।
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके और 3 नए शब्द जो है वो प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। ठीक है, तो अपन इन एक एक शब्दों का देखते हैं। समाजवादी, समाजवादी का मतलब ये है कि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर समाज का, पब्लिक सेक्टर का नियंत्रण होता है और आर्थिक गतिविधियों का संचालन जो है वो जनता के हित के मद्देनजर किया जाता है, जिसमें आय, धन और संपदा की विषमताओं को कम करने का प्रयास किया जाता है और लोगों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया जाता है। हमारा देश का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का जो है इसके अंदर समावेश किया गया है। इसके बाद में आता है पंथ निरपेक्ष। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि भारत जो है उसका अपना कोई पंथ नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं है। वो धर्म और पंथ के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। इस देश में सभी धर्मों के, सभी पंथों के लोगों को जो है और एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 25 जो है उसमें इसको विस्तार से समझाया गया है। लोकतांत्रिक, संविधान के द्वारा हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में शासन की जो शक्तियां हैं वो जनता में निहित है। जनता संप्रभु है, जनता के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है और चुनी गई सरकार जो होती है वो अंतिम रूप से देश की जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है। गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य यानी राज्य का प्रमुख। गण का मतलब होता है प्रमुख, तो राज्य का प्रमुख कौन है अपने देश में? अपने देश में राज्य का प्रमुख है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो वंशानुगत आधार पर पद ग्रहण नहीं करता है, बल्कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। इसलिए भारत को एक गणराज्य कहा जाता है। अगला है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है इसकी स्थापना करने की कल्पना की गई है। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि समाज में सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, पंथ, जन्म स्थान, लिंग, किसी भी आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको संचालित करने में सब लोगों को जो है अवसर मिलना चाहिए। आर्थिक विषमताओं को कम से कम किया जाना चाहिए और उत्पादन और वितरण के साधनों पर सभी लोगों का समान अधिकार और नियंत्रण होना चाहिए। आय, धन और संपत्ति की जो विषमताएं हैं वो कम की जानी चाहिए। इसके बाद में आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब ये है कि जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उन गतिविधियों में भाग लेने का सभी लोगों को समान अधिकार और समान अवसर मिलना चाहिए। वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, पद प्राप्त करने का अधिकार है, ये बिना किसी भेदभाव के सब लोगों को प्रदान किया जाना चाहिए। तो हमारे देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की गई है जो राजनीतिक रूप से लोकतांत्रिक नहीं होगी बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी लोकतांत्रिक होगी। इसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए विचार, अभिव्यक्ति ये जो है मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंदर समझाया गया है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता इसको भी मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में समझाया गया, इसलिए इसको वहां देखिए। इसके बाद में आता है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता इसको मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में समझाया गया है, वहां देखिए। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा, हमारे संविधान में व्यक्ति की गरिमा को महत्व दिया गया है। हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंस माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। कोई व्यक्ति जो है उसको हीन नहीं माना गया है। हर व्यक्ति अपने आप में सम्माननीय है, हर व्यक्ति अपने आप में जो है महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, संविधान ये कहता है कि देश जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए, अखंडित
रहना चाहिए, ऐसी कोई गतिविधियां देश में संचालित नहीं होनी चाहिए जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ हो। लोगों को क्षेत्रवाद, जातिवाद, विध्वंसात्मक और आतंकवादी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए और देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना चाहिए। बंधुता, बंधुता का मतलब होता है भ्रातृत्व, प्रेम और भाईचारे की भावना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना। तो संविधान के अंदर इस भावना को रेखांकित किया गया है कि सभी लोगों को प्रेम और भाईचारे की भावना से रहना चाहिए, वसुदेव कुटुंबकम की भावना से रहना चाहिए। इसके बाद में प्रस्तावना में आता है कि इस प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। इसी दिन संविधान के कई जो प्रावधान थे वो लागू कर दिए गए थे, जैसे निर्वाचन से संबंधित प्रावधान था, नागरिकता से संबंधित प्रावधान था, और अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधान था, और आपातकाल से संबंधित प्रावधान था। ये प्रावधान जो थे वो 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिए गए थे, और शेष जो संविधान था, मतलब पूरा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसीलिए अब 26 नवंबर 2015 से प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, संविधान स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों धन्यवाद। मेरा टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।